अगस्त 17, 2035 को हमें एहसास हुआ कि उस बड़ी तबाही को हुए 5 साल बीत चुके थे। उसी दिन से जगह जगह अलग अलग मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगे थे, जो किसी भी चलती चीज को निगलने के लिए तैयार थे, इंसानों को सिर्फ शिकार बना रहे थे। एक बिल्डिंग की छत पर एक लड़का छिपा बैठा था। हमें पता चलता है कि कई सालों बाद भी अवेकेंड वर्कर्स की वजह से 40% इंसान जिंदा हैं। वही लड़का अब भी बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए अपने फोन पर रेडियो सुन रहा था। अवेकेंड को झूठा साबित करते हुए अनाउंसर कहता है कि असली वजह रिइंफोर्स्ड अलॉयज से बनी दीवारें हैं। तभी कोई आवाज सुनकर लड़का खड़ा होता है, देखने के लिए कि क्या हो रहा है। उसे समझ आता है कि नीचे सड़कों पर मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। बस एक नजर डालते ही वह अंदाजा लगाता है कि वहां 6 क्लास सी मॉन्स्टर्स हैं, जो औसत से ऊपर हैं, और सिर्फ एक क्लास ए है। ठीक वैसे ही जैसे जीएल ने कहा था। बिनोक्यूलर्स उठाकर लड़का और दूर देखने की कोशिश करता है। उसे पास का एक खाली पार्किंग लॉट दिखता है। सोचते हुए वह कहता है कि अब चीजें असली होने वाली हैं। अचानक वहां पीली बिजली चमकने लगती है। मुस्कुराते हुए वह कहता है कि यह सडन गेट है। पीली रोशनी के बीच एक रास्ता खुलने लगता है। लड़का अब भी देखता है और कहता है कि किसी ने बताया था कि इन पोर्टल से लोग बाहर आते हैं, और यह सच साबित होता है। एक आदमी लाइट के बीच से कूदकर जमीन पर उतरता है, चेहरे को एक्स शेप में ढके हुए, बिना आंख खोले। वह कहता है कि आखिरकार वह वापस आ गया। खुशी में हाथ उठाकर जश्न मनाता है, लेकिन उसकी एंट्री पास के क्रीचर्स को खींच लेती है, जो तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। चेहरा बिगाड़ते हुए आदमी समझ जाता है कि अभी आया ही हूं और पहले से फंस गया। एक शैतानी ऑक्टोपस जैसे मॉन्स्टर को देखकर वह सोचता है कि ऐसा क्रीचर यहां क्यों है। ऊपर छत पर बैठा बिनोक्यूलर्स वाला लड़का मुस्कुराते हुए सब देखता है, दिखाता है कि वह इसकी उम्मीद कर रहा था। नीचे एक हरा क्रीचर न्यू कमर पर हमला करने को तैयार होता है, और स्पाइंग लड़का कहता है कि अब यह शुरू हो चुका है। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद ट्रैवलर खुद को घायल पाता है, और प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि एक हाई लेवल क्लास सी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कम से कम 10 हाई लेवल हंटर्स चाहिए। तब आदमी अपना अटैक छोड़ता है, जिसे वह क्रेडल ऑफ सोर्ड्स कहता है। हजारों लाइट की तलवारें मॉन्स्टर पर बरसती हैं। हाथ से स्ट्राइक को कंट्रोल करता है और क्रीचर के कई हिस्सों को काट डालता है। ऊपर से प्रोटैगनिस्ट बताता है कि इस आदमी ने सिर्फ 1 घंटे में 6 मॉन्स्टर्स मार डाले, और सबसे खास बात यह है कि उसने सब अकेले किया। अब बस वही मॉन्स्टर बचा है जिसे सारी दुनिया के क्लास एस हंटर्स भी मिलकर नहीं हरा सकते। मुस्कुराते हुए लड़का कहता है कि सुनने और असली में कॉपी मास्टर को एक्शन में देखने में बहुत फर्क है। क्रीचर बिना झिझक खतरनाक अटैक करता है, जिससे टाइम ट्रैवलर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि बस थोड़ी देर और, फिर यह सारी पावर उसकी होगी। हवा में उड़ते हुए कॉपी मास्टर अपना काउंटर अटैक तैयार करता है। घोस्ट स्प्रिंट एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए फिर अपनी डिमोनिक ब्लेड एक्टिवेट करता है, जो जिगजैग में हजारों बार काट सकती है। इस खूबसूरत वार से वह मॉन्स्टर को गिरा देता है। उत्साहित बिनोक्यूलर्स वाला लड़का कहता है कि यह लड़ाई समझ से परे थी, लेकिन अब जब हंटर भी गिर चुका है तो उसे चलना होगा। करीब जाते हुए लड़का सोचता है कि अब तक सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे कायू ह्योंग ने कहा था। हंटर को छूकर वह पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। उसे याद आता है कि जिसने जानकारी दी थी उसने कहा था कि किसी को बचाने से उसकी पावर मिल सकती है, मगर हालत खराब दिख रही थी। जमीन पर पड़ा आदमी स्ट्रॉबेरी जूस खांसने लगता है। लड़का सोचता है कि उसकी कैसे मदद करे। घायल आदमी आंखें खोलकर पूछता है कि यह कौन सा साल है। लड़का कहता है अगस्त 2035। यह सुनकर आदमी उठने लगता है और बताता है कि उसने वहां 30 साल बिताए और यहां सिर्फ 5 साल गुजरे। प्रोटैगनिस्ट उसे रोकता है कि ज्यादा मत हिलो और वापस लेट जाओ, लेकिन आदमी कहता है कि अब देर हो चुकी है। लड़का अंदर ही अंदर समझ जाता है कि वह आज का दिन नहीं देख पाएगा। ट्रैवलर अफसोस जताते हुए कहता है कि पोर्टल खोलने में अपनी पावर ज्यादा खर्च नहीं करनी चाहिए थी। चुपचाप लड़का बस उदास नजरें डालता है। हंटर कहता है कि उसके पास एक गुजारिश है। वह चाहता है कि लड़का उसकी फैमिली को ढूंढकर उनका ख्याल रखे। अगर वे जिंदा हों, दुखी होकर वह फोटो सौंपता है ठंडी आवाज में। लड़का कहता है कि वह किसी का ख्याल रखने की हालत में नहीं है, लेकिन आदमी कहता है कि वह इसे फ्री में नहीं कह रहा, वह अपनी पावर देगा, बस उसका नाम चाहिए ताकि ट्रांसफर शुरू हो सके। हमें पता चलता है कि इस तबाही से भरी दुनिया में प्रोटैगनिस्ट की जिंदगी हमेशा 2 कॉमन थीम्स से जुड़ी रही है। हमें उनमें से एक पर ले जाया जाता है जहां लड़का जख्मी पड़ा है। सामने एक आर्मर्ड आदमी कहता है कि उसने आखिरकार चो जान हुक से मुलाकात कर ली है। यह सब जून 208 में हुआ। सुनहरे बालों वाला आदमी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि फिर से ईएल जैसी हरकत मत करना, लड़के के पेट में गहरी चोट लगी है। आगे देखते हुए वह कहता है कि लगता है इस बार वह नहीं बच पाएगा, और पूछता है किसने उसकी लोकेशन बताई। बुरी मुस्कान के साथ विलन बताता है कि यह जिन्सू था, जिससे उसने $1 मिलियन और आजादी का सौदा किया था। यह सुनकर हक गुस्से में गाली देता है। तलवार पकड़कर आदमी कहता है कि अब उसके पास सब जवाब है, तो वह इसे खत्म कर सकता है।
अचानक प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि ये शब्द उसने पहले सुने हैं। एक चमकता पत्थर पकड़ते हुए कहता है कि इसी के जरिए उसने अपनी जिंदगी बदलने का रास्ता पाया। विलन बिना एक्सप्रेशन के आर्टिफैक्ट देखता है। लड़का कहता है कि ये रिग्रेशन स्टोन है। आदमी की आंखें फैल जाती हैं और वह अपने गुंडों को उसे रोकने का आदेश देता है, लेकिन देर हो चुकी थी और तेज रोशनी निकलने लगती है। मुस्कुराते हुए लड़का अलविदा कहता है और जॉनथन कर्टिस से पास्ट में मिलने की बात करता है। बस यही चाहता है कि वापस उसी समय चला जाए जब उसके भाई बहन जिंदा थे। सब काम करता है और हम फिर से प्रेजेंट में लौट आते हैं, जहां वह 23 साल पीछे आया है। दुनिया अब भी तबाही के कगार पर है और वह उसी ट्रैवलर से मिल रहा है जो पावर देने वाला था। दोनों हाथ मिलाते हैं ताकि ट्रांसफर शुरू हो सके। सोचते हुए हक कहता है कि इस बार सब कुछ अलग होगा। तेज हवा चलने लगती है और सिस्टम आदमी से पूछता है कि क्या पावर देने के बाद उसका शरीर गायब हो जाए। खुद को पहले से डेड मानकर वह एक्सेप्ट करता है, जबकि प्रोटैगनिस्ट एबिलिटीज पाने लगता है। 20% पर पहुंचते ही जमीन पर पड़ा आदमी कहता है कि लड़के को गार्ड कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीच में कुछ हुआ तो प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। तभी एक बड़ा क्रीचर पीछे से आ जाता है। हालात और बिगड़ जाते हैं। हंसते हुए हंटर कहता है कि जिंदगी सच में मैस है। मॉन्स्टर को देखकर पता चलता है कि वही है जिसे उसने मरा हुआ समझा था, हिलने से लाचार। पार्क कंघो कहता है कि नॉवेल्स में तो लोग घर जाते हैं और हैप्पीली एवर आफ्टर जीते हैं, मगर अब वह अपनी पावर छोड़ देगा। हक को तुरंत भागना होगा, क्योंकि कुछ और नहीं किया जा सकता। उसका आखिरी एडवाइस यही है कि वह अडेप्ट करे और जितना हो सके सरवाइव करे। चौंक कर लड़का आयरन बार पकड़ता है और कहता है कि वह पागल नहीं है, बस हमेशा भागने से थक चुका है। ठानकर वह क्रीचर का सामना करता है, लेकिन मॉन्स्टर हमला नहीं करता, उल्टा पीठ घुमाकर चला जाता है। हैरान होकर वह आयरन बार गिरा देता है और राहत की सांस लेकर कहता है कि उसे लगा वह डर के मारे मर ही जाएगा। हंटर कहता है कि वह बहुत लकी है, लेकिन लड़का जवाब देता है कि यह सब उसी की वजह से है, क्योंकि अगर मॉन्स्टर पहले से जख्मी ना होता। मगर बोलते बोलते उसे एहसास होता है कि आदमी का शरीर गायब हो रहा है और वह घबरा जाता है। आदमी कहता है कि वादा पूरा करना, फैमिली को ढूंढना, वरना उसकी आत्मा तंग करेगी। ट्रांसफर पूरा हो जाता है और सिस्टम चेतावनी देता है कि यूजर का शरीर सिस्टम के लिए एडिक्वेट नहीं है और उसे अवेकनिंग से रीबिल्ड करना होगा। लड़का चौंक जाता है। आखिरी वार्निंग आती है कि रिकंस्ट्रक्शन से दर्द होगा। अचानक हक अपनी गर्दन में क्रैक महसूस करता है और समझता है कि टफ बनने की कोशिश के बावजूद बहुत दर्द हो रहा है। उसका पूरा शरीर मरोड़ने लगता है, जैसे सारी हड्डियां टूट रही हों और स्किन फट रही हो। टफ बनने का नाटक छोड़कर वह आसमान की ओर देखता है और जोर से चीख पड़ता है। अगले दिन सुबह एक आदमी गाड़ी चलाते हुए सीटी बजाता हुआ आता है। अचानक सामने कुछ उसकी नजर खींचता है। वो प्रोटैगनिस्ट है जो वहां बॉक्सेस को पिकअप ट्रक पर बांध रहा है। काई चिल हिम को पास आते देख लड़का पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। बिना जवाब दिए आदमी वही सवाल पूछता है, क्योंकि छुट्टी तो उसी लड़के ने मांगी थी और शिफ्ट बदल ली थी। झूठ बोलते हुए पक कहता है कि वो तो घर ही जाने वाला था, तभी मॉन्स्टर आ गया और उसे वहीं फंसा दिया। हैरान होकर उसका साथी पूछता है कि क्या वह मरना चाहता था, जो इतनी हिम्मत से उस जगह पर सो गया। सवाल टालते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इसे इग्नोर करो, फिर कहता है कि इतनी सुबह यहां पूरी टीम के बिना आना अजीब है। झूठ बोलते हुए आदमी कहता है कि वह हाल ही में सबसे जल्दी उठ जाता है, इसीलिए पहले पहुंच गया। सोचते हुए हमारा लड़का कहता है कि वह जानता है आदमी यहां कुछ छुपा रहा है। हमें पता चलता है कि आदमी पहले ही कोशिश कर चुका था, लेकिन कॉपी मास्टर पावर सही से इस्तेमाल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसे बाकी अवेकेंड सदस्यों ने बुरी तरह पीटा। और जिसने भी देखा उसने सोचा कि वह मर चुका है। उसकी गिरावट का कारण बहुत आसान था। उसने रजिस्ट्रेशन के वक्त यह बता दिया था कि उसके पास कॉपी करने की एबिलिटी है, जिससे बहुत लोग गुस्सा हो गए, जिन्हें ये बर्दाश्त नहीं था कि उनकी प्रेशियस एबिलिटीज इतनी आसानी से कॉपी हो जाएं। अलविदा कहकर कार स्टार्ट करते हुए चक पैसेंजर सीट की ओर देखता है, जहां 3 क्लास बी क्रिस्टल्स और 4 क्लास सी क्रिस्टल्स पड़े हैं, जिन्हें ने उसने ह्योंग से चुरा लिया था। हालांकि उसे बुरा लगता है, क्योंकि इन्हीं आइटम्स ने उसकी जान बचाई थी। अब उसे बस ये पता लगाना है कि इन्हें यूज कैसे करे, क्योंकि वह इन्हें बेच नहीं सकता। हमें यह भी पता चलता है कि कांगहो की पावर पाने के बाद ह्योंग उन अजीब क्रिस्टल्स को वापस नहीं ला पाया, इसलिए जब वह अगले दिन उन्हें लेने लौटा तो सब गायब थे। क्रिस्टल्स को सुरक्षित न रखना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गया। यही वजह थी कि हेक ने सोचा कि जितना जल्दी हो सके वह आइटम्स उठा ले। सोचते हुए लड़का कहता है कि अगर ये सिर्फ मॉन्स्टर कोर्स हैं तो शायद वह इन्हें चोरी छुपे बेच पाएगा, लेकिन अगर ये किसी हाई लेवल मॉन्स्टर का कोर है तो एसोसिएशन और गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित होगा और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। प्रोटैगनिस्ट के लिए सबसे बुरा यह होगा कि उसे पूरा वैल्यू नहीं मिलेगा और क्रिस्टल्स कौड़ियों के दाम पर बेचने पड़ेंगे। फोन स्क्रीन पर घूरते हुए वह निष्कर्ष निकालता है कि जल्दी से अवेकेंड के तौर पर रजिस्टर होने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कोई उसकी कॉल उठाता है और वजह पूछता है। मुस्कुराते हुए
लड़का शीलमन से कहता है कि उसके पास पैसे हैं और वह कुछ बियर्स पीने मिलना चाहता है। ड्रिंक्स का बिल वहीं भरेगा अगर सामने वाला एक फेवर कर दे। सू के सेफ जोन में हक एक बिल्डिंग के अंदर किसी से बात करता है। सामने वाला आदमी कहता है कि वह उसके लाए हुए आइटम्स के 600 देगा, लेकिन लड़का कहता है थोड़ा प्राइस और बढ़ाओ, थोड़ा शर्मिंदा होकर। बायर कहता है कि ऐसे आइटम्स पहले 800 तक बिकते थे, लेकिन डिमांड अब कम है। असंतुष्ट होकर लड़का सोचता है आगे क्या करे, जबकि आदमी समझाता है कि पॉपुलेशन घट रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं और कोई खर्च नहीं करना चाहता। अचानक 2 बच्चे आते हैं रोते हुए और प्रोटैगोनिस्ट को गले लगा लेते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें लगा उसने उन्हें छोड़ दिया। पीक झुककर अपनी छोटी बहन चॉय उनजोंग और छोटे भाई चॉय अंचोल से सीधे बात करता है। उंगली उठाते हुए वह पूछता है कि वे स्कूल में होने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हैं। बीच में टोकते हुए आदमी कहता है कि लड़के को छोटे बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, वे तो सिर्फ चिंता की वजह से आए हैं। फिर कहता है कि लड़के को सोचना चाहिए कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो उसके भाई बहन का क्या होगा। कट फिर बच्चों से कहता है रोना बंद करो और घर चलो जहां वह लंच बनाएगा। छोटे भाई बहन मुस्कुराने लगते हैं जब वे सुनते हैं कि ग्रिल्ड मीट मिलेगा। कोई अंजन फिर कहता है कि ऊपर वाली ग्रैनी ने उसे वापस आने पर मिलने को कहा है क्योंकि रेंट बहुत ओवरड्यू है। सब गाड़ी में बैठकर अपार्टमेंट पहुंचते हैं। हक लंच बनाता है। टेबल पर उसके भाई बहन, ग्रैनी और उसका ग्रैंडसन बैठे हैं। बूढ़ी औरत पूछती है कि वह इतना सारा खाना क्यों लाया। मुस्कुराते हुए प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि बुचर से मीट खरीदते वक्त उसने उसके बारे में भी सोचा। चिंतित होकर औरत कहती है कि उसे अपने भाई बहनों के लिए बचाना चाहिए था। जवाब दिए बिना हक उसे ओवरड्यू रेंट का एनवेलोप दे देता है लिफाफा पकड़ते हुए। औरत कहती है कि वह उसकी हालत जानती है, इसलिए आधा ही रेंट लेगी। चौंक कर लड़का कहता है जरूरत नहीं है, लेकिन बुजुर्ग का ग्रैंडसन कहता है कि मुश्किल समय में सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इसलिए उसे ऑफर स्वीकार करनी चाहिए। उसकी ग्रैंडमा उसे चम्मच से सिर पर मारती है और कहती है कि अपार्टमेंट उसका है, इसीलिए उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए। मजाक में सिर पकड़ते हुए लड़का कहता है कि जब वह मर जाएगी तो घर उसका होगा। फिर से मारने की धमकी देते हुए बूढ़ी औरत कहती है कि चांगू की वजह से उसका पेट खराब है क्योंकि वह पढ़ाई नहीं करता और बेकार घूमता रहता है, जबकि झूठ बोलता है कि वह पढ़ रहा है। लड़का कहता है कि वह तैयारी कर रहा है ताकि अवेकन होने के बाद असली हंटर से सीख सके, क्योंकि अब ईरा अवेकेंड और हंटर्स का है और कॉलेज जैसी चीजें जरूरी नहीं रही। नाराज होकर औरत स्कक से कहती है कि उसके ग्रैंडसन को समझाए क्योंकि वह उसकी बात मान लेता है। अचानक प्रोटैगनिस्ट का फोन बजता है। बालकनी पर जाकर वह उठाता है। दूसरी तरफ होलमिन कहता है कि उसने अपने गिल्ड लीडर से बात की और वह चाहता है कि वह आए, लेकिन उसे ये जानते हुए आना होगा कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे। अगर वह अच्छा करता है तो उसे ग्रुप में सेकेंडरी रोल के तौर पर रेगुलर मेंबर बनाया जा सकता है। प्रोटैगनिस्ट मान जाता है और उसका दोस्त पूछता है कि वह अचानक पोर्टर क्यों बनना चाहता है। सच न बता पाकर लड़का कहता है कि उसका करंट काम मुश्किल हो रहा है, इसलिए उसे दूसरी ऑप्शंस देखनी पड़ रही हैं। हेलमन फिर कहता है कि उस केस में वह अगले दिन सुबह 7:30 पर वेस्ट वॉल के गेट 7 पर आ जाए। कॉल खत्म करते हुए हमारा लड़का कहता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। अगले दिन वह गेट पर पहुंचता है। टैंकर स्किल कॉपी करने और सीधे एसोसिएशन जाकर रजिस्टर होने का पक्का इरादा लिए उसका दोस्त उसे बुलाता है और कहता है कि वह जल्दी आ गया। मुस्कुराते हुए लड़का हाथ हिलाता है, लेकिन सोचता सिर्फ अपने प्लान के बारे में है। हामन फिर अपने लीडर होंग को बुलाता है, जो टैंकर है, और कहता है कि यही वह दोस्त है जिसके बारे में उसने बताया था। आदमी अपना नाम बताता है और कहता है कि वह सबसे बड़ा है, इसीलिए लड़का बेझिझक कुछ भी पूछ सकता है। हाथ बढ़ाते हुए हैंडशेक करता है। लड़का कहता है कि वह उसके साथ काम करने को लेकर उत्साहित है। यूंग उसका हाथ मिलाता है और कहता है कि उसे भी अच्छा लगा, बिना जाने कि उसकी स्किल्स कॉपी हो चुकी हैं। हक के सामने मैसेज आता है कि वह 3 कॉपीड स्किल्स चुन सकता है। बिना देर किए वह आयरन स्किन, शील्ड अटैक और ओवरलोड चुनता है। सिस्टम बताता है कि स्किल्स कॉपी पूरी हो चुकी है और अब स्किल मेन्यू में देखी जा सकती है। हमारा लड़का सोचता है कि सिर्फ एक हैंडशेक में ही उसने टैंकर की एबिलिटी पाली। सामने खड़ा आर्मर्ड आदमी देखता है, उसकी मुस्कान की वजह नहीं समझ पाता। हुमिन फिर पूछता है कि वह क्या कर रहा है या क्यों ऐसे अजीब तरीके से हंस रहा है जबकि अब भी हाथ पकड़े हैं। माहौल हल्का करने के लिए आदमी कि उसकी पकड़ बहुत स्ट्रांग है और हंसता है। शर्मिंदा होकर प्रोटैगनिस्ट हाथ छोड़ता है और माफी मांगता है, लेकिन आदमी कहता है कोई बात नहीं। फिर कहता है कि आगे खड़ी गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी के पास पहुंचते हुए हम देखते हैं कि 2 लोग बातें कर रहे हैं और एक लड़की और एक और लड़का अपने बोझ एनालाइज कर रहे हैं। ड्राइवर तैयार है और पास में एक लड़की फोन पे देख रही है। आर्मर्ड आदमी इंस्ट्रक्शंस देता है और जुनहोक से कहता है कि ग्रुप मेंबर्स को ग्रीट करो, लेकिन लड़का सिर्फ ये सोचता है कि इन लोगों की स्किल्स उसके लिए बेकार होंगी। जब वह हाई लेवल अवेकेंड की एबिलिटीज कॉपी करेगा फिर भी उसे इनकी स्किल्स कॉपी करनी होंगी, चाहे बाद में डिलीट कर दे। ट्रिप शुरू होता है और ट्रक टीम को लेकर निकलता है। बैठे हुए हमारा लड़का बताता है कि उसने अब तक 30 स्किल्स कॉपी कर ली हैं, जिनमें से 3 हीलर स्किल्स हैं। वापस उसी लड़की की ओर देखते हैं जो पहले फोन पर डिस्ट्रैक्टेड थी और अब भी फोन में लगी है।
उसे देखते हुए लड़का बताता है कि उसने एक मैपिंग स्किल, 2 हंटर स्किल्स और 7 निगोशिएटर स्किल्स भी ली हैं। वह कहता है कि इसमें सबसे अद्भुत बात यह है कि अब वह सबको साथ में यूज कर सकता है। हम देखते हैं कि इमारतों से भरी एक जगह पर पर्पल टंग्स और लाल आंखों वाले लिजर्ड जैसे क्रीचर्स दौड़ रहे हैं, जैसे किसी पर हमला करने जा रहे हों। वो हाई है, जो अपना शील्ड उठाकर क्रीचर से पूछता है कि वह कहां जा रहा है। इसी दौरान प्रोटैगनिस्ट सोचता रहता है कि अगर उसके पास अलग अलग रोल्स की स्किल्स हों तो वो कॉम्बिनेशंस बनाकर और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ली डैनी अपने लीडर के ऑर्डर्स मानते हुए लड़ाई में उतरती है और बो और एरोज से बहुत तेजी से वार करती है। उसके तीर सीधे 3 जगहों पर मॉन्स्टर को लगते हैं। लीडर फिर यजिन को बैटल जल्दी खत्म करने का आदेश देता है। बिल्डिंग की छत पर छुपी लड़की कहती है कि समझ गई। फिर वो हाई स्पीड से एक एरो चलाती है जो सीधे मॉन्स्टर की आंख पर लगता है। क्रीचर गिर जाता है और ह्योंग सबको गुड वर्क कहते हुए बताता है कि अब सिर्फ 2 दुश्मन बाकी हैं। पीछे खड़ा जुंग हक बस देखता रहता है और सोचता है कि मजे के लिए रजिस्टर कर लेना चाहिए, लेकिन फिर फैसला करता है कि हंट खत्म होने के बाद ही करेगा, क्योंकि अभी चीजें कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। थोड़ा समय गुजरने के बाद टीम लीडर पास आता है और कहता है कि ये अच्छी हंट थी। वो प्रोटैगनिस्ट की एंड्योरेंस की भी तारीफ करता है, जिसने पूरे दिन बहुत सारा सामान कैरी किया था। अचानक लीडर का ध्यान किसी और पर जाता है। हम देखते हैं कि एक आदमी बैग लेकर आ रहा है और कह रहा है कि अब और नहीं हो पा रहा। शेनमन बताता है कि उसका दोस्त स्कूल में अपनी फिस्ट्स की वजह से काफी फेमस था। आदमी पूछता है कि क्या वो कैटास्ट्रोफी से पहले वाले स्कूल की बात कर रहा है। कंफर्म करते हुए लड़का कहता है कि प्रोटैगनिस्ट बिना ट्रेनिंग के ही सभी एथलीट्स से आगे निकल जाता था। जून हक ये सब सुनता है और एम्बेरेस्ड हो जाता है। जब टीम लीडर पूछता है कि क्या वो डिलिंक्वेंट था, उसका दोस्त अब कहता है कि वो सिर्फ उन्हीं को मारता था जो डिजर्व करते थे और उसका सपना था डिटेक्टिव बनने का। बातचीत खत्म होने पर आदमी हमारे लड़के को एक एनवेलोप देता है जिसमें उस दिन का पेमेंट होता है, लेकिन लड़का कहता है कि उसे ये नहीं चाहिए। फिर भी ह्योंग कहता है कि इसे ले लो और थैंक यू बोल दो, क्योंकि अगर उसकी मदद ना होती तो चीजें अलग निकलती। वो ये भी पूछता है कि क्या वो पोर्टर बने रहना चाहेगा। मुस्कुराते हुए लड़का कहता है कि सोचूंगा। आदमी जाता है और कहता है कि जल्द ही फिर मुलाकात होगी। किमन पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट बाद में होने वाले बारबेक्यू पर आएगा, लेकिन वो कहता है कि उसके ऑलरेडी प्लान्स हैं। जिज्ञासु होकर किमन पूछता है कि कौन से प्लान्स और क्या वो किसी लड़की के साथ डेट है। कुछ समय बाद हम देखते हैं सू अवेकेंड एसोसिएशन की बिल्डिंग। टैंकर्स के लिए एक्सक्लूसिव काउंटर पर एक फीमेल एम्प्लॉई घबराई हुई दिखती है किसी बात पर जो उसने अभी सुनी। उसके सामने हक खड़ा है और लड़की पूछती है कि क्या वो रिपीट कर सकता है। दोहराते हुए लड़का कहता है कि वो अवेकेंड रजिस्टर कराने आया है। लड़की पूछती है कि क्या उसे पक्का यकीन है कि वो अवेकेंड टैंकर है। कंफर्म करते हुए लड़का कहता है कि उसने आज सुबह ही अवेकन किया है। यकीन ना करते हुए लड़की उसे देखती है जैसे मान ही नहीं पा रही। नर्वस होकर लड़का पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत कहा। लड़की बताती है कि वो महीनों में पहला इंसान है जिसने टैंकर के रूप में अवेकन किया है और उसे कंग्रेचुलेट करती है। आगे प्रोसेस जारी रखने के लिए बस उसकी आईडी चाहिए। लड़का तुरंत डॉक्यूमेंट दे देता है। लड़की एक बेंच की तरफ इशारा करती है जहां और लोग बैठे हैं और कहती हैं कि वो वहां जाकर वेट कर सकता है। ज्यादा करने को कुछ नहीं होने पर लड़का बैठ जाता है। तभी उसके चेहरे पर सैडनेस का भाव आने लगता है। सिर पकड़कर सोचता है कि जब उसने पहली बार आंखें खोली तो उसे लगा कि वो सपना देख रहा है। उसे याद आता है जब वो जेल में था और उसके भाई बहन मिलने आए थे, लेकिन कार एक्सीडेंट में मर गए थे। इस वजह से वो कई दिन रोता रहा और यही वजह थी कि उसने बुरा इंसान बनने का फैसला किया। लेकिन जब वो पास्ट में लौटा और दोनों को जिंदा पाया तो उसका दिल खुशी से भर गया और उसे सचमुच लगा कि वो सपना है। जब एहसास हुआ कि सब रियल है तो उसने वादा किया कि वो कभी उन लोगों को नहीं खोएगा जिन्हें में वो प्यार करता है और सबको बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। सिस्टम एक्टिवेट करते हुए वो रिपोर्ट्स देखने का फैसला करता है और नोटिस करता है कि रेजिस्टेंस 6000 से 15000 तक वेरी करती है, जबकि स्ट्रेंथ 2000 से 5000 के बीच रैंडमली असाइन होती है, जिसका मतलब है कि उसकी शुरुआत एक फर्स्ट अवेकनिंग के लिए काफी अच्छी है। अचानक एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कोर जनरेशन इन प्रोग्रेस, जिससे वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, भले ही उसे नहीं पता इसका मतलब क्या है। डग डिसाइड करता है कि प्रोसेस खत्म होने तक वेट करेगा। तभी कोई उसका नाम लेकर बुलाता है। वो सिर घुमाता है और देखता है कि वही लड़की खड़ी है जो उसे पहले अटेंड कर रही थी और उसके साथ लैब कोट पहना एक आदमी है। मुस्कुराते हुए लड़की उसका आईडी लौटाती है और कहती है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और अब उसे डॉक्टर के साथ जाकर टेस्ट देना होगा। आदमी अपना हाथ बढ़ाकर इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम लिम जिहून है। लड़का भी इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मिलकर खुशी हुई। दोनों हाथ मिलाते हैं और जिहून कहता है कि उसने सब प्रिपेयर कर लिया ताकि टेस्ट तुरंत शुरू हो सके। एलिवेटर में लड़का सोचता है कि उसने उस आदमी की एबिलिटी कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वो अवेकेंट नहीं है, जो अजीब है क्योंकि उसे लगा था कि एसोसिएशन में काम करने वाले सबके पास एबिलिटीज होती हैं,
एक रूम में पहुंचकर आदमी बताता है कि टेस्ट 3 स्टेजेस का है। पहला रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ मेजर करना एक डिवाइस से डायरेक्ट हक को लिटाकर वायर से कनेक्ट किया जाता है और डॉक्टर कहता है कि मेजरमेंट शुरू होगी और 10 मिनट लगेगा, इसलिए रिलैक्स रहना। दूसरा स्टेज उसकी यूनिक एबिलिटी का इस्तेमाल करना, जो शील्ड अटैक है। कुछ देर बाद लड़का हाथ में शील्ड लेकर एक डमी मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और डॉक्टर और एक और आदमी ग्लास विंडो से उसे देखते हैं। जिहून इन्फॉर्म करता है कि एग्रेशन रेट मेजरमेंट शुरू हो रहा है और लड़के को बस डमी पर अटैक करना है। लड़का तुरंत ओबे करता है और आदमी कहता है कि वो कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। लड़का डमी के सिर पर शील्ड से वार करता है, जिससे डॉक्टर स्टन डेसन रह जाते हैं। तीसरे स्टेज पर आते हुए डॉक्टर हक को एक कप देता है जिसमें हॉट कॉफी लगती है। वो कहता है कि इवैल्यूएटर्स सिलेक्शन में प्रॉब्लम होने के कारण तीसरा स्टेज 2 दिन बाद होगा। कॉफी लेते हुए लड़का पूछता है कि क्या आज के टेस्ट्स ठीक थे, और डॉक्टर कहता है हाँ, अब उसे बस रिसेप्शन से बेसिक इक्विपमेंट लेना है। एक्साइटेड होकर लड़का सोचता है कि आखिर वो दिन आ गया जब उसे एसोसिएशन का स्टैंडर्ड इक्विपमेंट मिलेगा। जिहून अपनी चिंता शेयर करता है कि टैंकर्स और हीलर्स की डिक्रीजिंग संख्या परेशान कर रही है। कॉफी पीते हुए लड़का चुपचाप सुनता है। आदमी कहता है कि ज्यादातर लोग नेगोशिएटर या सपोर्ट कैटेगरीज चुन रहे हैं और अवेकनिंग स्टोन्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, खासकर टैंकर्स और हीलर्स के लिए। थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हुए लड़का सोचता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्टोन होने पर भी गारंटी नहीं है कि कोई अवेकन होगा, और वो तो क्रिमिनल होने के नाते अवेकन रजिस्टर भी नहीं कर सकता। थोड़ी देर रुककर डॉक्टर माफी मांगता है और कहता है कि बहुत दिनों बाद टैंकर देखकर एक्साइटेड हो गया था। खड़ा होकर कक कहता है कि कोई बात नहीं। बातचीत खत्म करते हुए जिहून कहता है कि तीसरे टेस्ट के लिए लड़के को तय समय पर आना होगा और डिटेल्स अगले दिन टेक्स्ट मैसेज में मिलेंगी। आदमी हाथ बढ़ाता है और प्रोटैगोनिस्ट उसे देखता है, फिर मुस्कुराते हुए हैंडशेक करता है और कहता है कि साथ काम करने का इंतजार रहेगा। बाहर आसमान अंधेरा होने लगता है, जैसे रात करीब आ रही हो। सूटकेस लेकर हुक सड़क पर चलता है और किसी को कॉल करता है। जवाब देते हुए हु पूछता है क्या हुआ। लड़का कहता है कि कुछ सीरियस नहीं है, बस ये बताना था कि वो आज सुबह टैंकर के रूप में अवेकन हुआ है। शॉक्ड होकर दूसरा लड़का पूछता है कि क्या वो मजाक कर रहा है। विंडो में देखते हुए हमारा लड़का कहता है कि ऐसी बात पर मजाक नहीं करूंगा। फिर वो एक शॉप में घुसने का फैसला करता है और सोचता है कि सही जगह आया हूं। उसका दोस्त आखिर मान जाता है और हंसते हुए कहता है कि ये अनबिलीवेबल है, क्योंकि वो कुछ घंटे पहले ही साथ थे और अब अचानक उसका दोस्त टैंकर बन गया। जवाब ना मिलने पर दोस्त पूछता है कि हक अब भी लाइन पर है क्या, लेकिन हमारा लड़का ध्यान से एक मैंटिस के फ्रंट लेग मॉडल को देख रहा होता है, जिसकी कीमत 3 मिलियन है। फोन याद आते ही वो कहता है कि सिग्नल अनस्टेबल हो गया था। फिर एसोसिएशन की विजिट के बारे में बताता है और असली वजह बताता है कि वो जानना चाहता था कि क्या वो फिर से हंट ऑब्जर्व करने जा सकता है। उसका दोस्त पूछता है क्यों, जब वो ऑलरेडी देख चुका है कि सब कैसे होता है। जवाब में लड़का कहता है कि वो सामान उठाने में इतना बिजी था कि हॉन्ग के सारे स्टेप्स पर ध्यान ही नहीं दे पाया। तभी उसे कुछ मिलता है जिससे वो खुश हो जाता है। अभी भी कॉल पर ही हुमिन कहता है कि वो टीम लीडर से पूछकर जवाब देगा। लड़का थैंक यू कहता है और आइटम उठाकर सेलर से कहता है कि वो ब्रेसलेट और एग्जिट सोल्यूशन लेना चाहता है। सोचते हुए वो याद करता है कि ये वही आर्टिफैक्ट है जिसे जेडन रसल ने इस्तेमाल किया था, जो विलन्स में तीसरे स्थान पर था। रिग्रेशन से पहले जब वो 8वें स्थान पर था और ड्रिंक्स पर गया था एक आदमी के साथ जिसने उसे ये ब्रेसलेट और मेन पोशंस लेने का तरीका बताया था। बिना कुछ बोले सेलर बस उसे ठंडी नजर से देखता है। लड़का अभी भी चुप रहता है। आइटम से मिलने वाले 30% एफिशिएंसी बूस्ट के बारे में सोचते हुए लड़का फिर पूछता है कि आदमी उसे ऐसे क्यों देख रहा है। इंट्रूजन के लिए अपोलोजाइज करते हुए सेलर पूछता है कि क्या लड़के ने पहले अवेकन के रूप में रजिस्टर किया था। लड़का कहता है हाँ, और अचानक आदमी अपना फिस्ट उठाता है जैसे उसे पंच करने वाला हो, लेकिन उसे सरप्राइज में पकड़ते हुए वो आर्म को सीधे उसके चेहरे के सामने रोक देता है। कहता है कि उसे पता था कि लड़का सही है। मुस्कुराते हुए आदमी बताता है कि वो भी अवेकेंड है और उसकी एबिलिटी टेलीपोर्टेशन है। रिलीव्ड होकर प्रोटैगोनिस्ट ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाता, लेकिन सोचता है कि उसका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा था। लगता था कि उसे पंच होने वाला है। फिस्ट बम्प लौटाते हुए सोचता है कि इस केस में उसे ये एबिलिटी भी कॉपी कर लेनी चाहिए। एक और आदमी आता है और अपना परिचय देता है कि वह हुआंग मानसू है, एक अवेकेंड जिसकी एबिलिटी स्पेशियल मैनिपुलेशन है। कहता है कि मिलकर खुशी हुई। हक सोचता है कि यह भी एक एबिलिटी है जिसे वो जरूर चाहेंगे। पहले सेलर ने बताया कि उसने लड़के की फोन कॉन्वर्सेशन सुनी और पूछता है कि क्या वो सच में टैंकर है। उसके पास खड़ा दूसरा आदमी कहता है कि ऐसी एबिलिटी रखने वाला प्रैक्टिकली अवेकेंड में नोबल के बराबर है। लड़का कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि वहां ऐसे अवेकेंड मिलेंगे और पूछता है कि क्या ये साइड जॉब है। दोनों आदमी इनकार करते हैं और कहते हैं कि शॉप में काम करना उनका मेन जॉब है। थोड़ा लंबी बाल वाली सेलर बताती है कि इतने सारे लोग सपोर्ट एबिलिटीज के साथ अवेकन हो रहे हैं, इसलिए जॉब पाना मुश्किल हो गया। दूसरा आदमी बताता है कि जीने के लिए
उसने एंटीक और अवेकेंट सप्लाईज बेचने वाली स्टोर का ओनर बनने का फैसला किया। फिर वो एक्सॉर्टर सोल्यूशन दे देता है जो लड़के ने मांगा था और कहता है कि दोनों आइटम्स की कीमत 300,000 कैरो है। हक मुस्कुराता है, सोचते हुए कि अब उसके पास सभी मटेरियल्स हैं जिनकी उसे जरूरत थी। ब्रेसलेट, सोल्यूशन, उसके घर में रखे हुए अबव रैंक क्रिस्टल्स और उसका स्ट्रॉबेरी जूस जो उसे सभी ऑब्जेक्ट से लिंक करेगा। घर पहुंचकर वो ब्रेसलेट देखता है जो अब पर्पल शेड्स में ग्लोइंग है और कंक्लूड करता है कि उसने कर लिया। एक्सेसरी अपनी बांह पर पहनते हुए लड़का बताता है कि इसका नाम ट्वाइलाइट है। अचानक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि 101 में से 38वां आर्टिफैक्ट ओरिजिनल मास्टर सिस्टम द्वारा एक्टिवेट हो गया है और टॉय ब्रेसलेट अब कंबाइंड आर्टिफैक्ट के रूप में सिस्टम में रजिस्टर हो गया है और इसे अन्य रजिस्टर्ड आर्टिफैक्ट्स के साथ देखा जा सकता है। साथ ही पता चलता है कि एक्सेसरी ओरिजिनल सिस्टम के यूजर द्वारा रजिस्टर होने के कारण फुली अनलॉक्ड है। थोड़ी कंफ्यूजन में हक सोचता है कि ओन्स और वेन आर्टिफैक्ट्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन क्या मतलब रखती है। उसका फोन बजता है, वो अपने विचारों से बाहर आता है। डिवाइस देखते हुए कहता है कि ताकि डर गया। दूसरी तरफ चीलमन है जो कहता है कि उसने हंग को उसके बारे में बताया, लेकिन आदमी कहता है कि टैंकर के रूप में अवेकन होना असंभव है, इसलिए वो तभी मानेंगे जब अपनी आंखों से देखेंगे। लड़का हंसता है और कहता है कि उसने सोचा कि रिजेक्ट कर दिया गया। उसका दोस्त भी हंसता है और कहता है कि वो रिलैक्स कर सकता है। अचानक स्पेशल मैनिपुलेशन एबिलिटी जो लड़के ने कॉपी की थी एक्टिवेट हो जाती है और एक पोर्टल खुल जाता है। डरते हुए भी वो अपना हाथ पोर्टल में डालना शुरू करता है, जबकि चीलमन कहता है कि लेट मत होना। अगले दिन सूटकेस उठाते हुए लड़का कहता है कि वो स्केड्यूल्ड समय पर पहुंच जाएगा और कल मिलेंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि पूरी टीम गेट 7 के सामने जमा है जैसा तय हुआ था। कोई शाउट करता है ग्रीटिंग्स, सब वहां शॉक हो जाते हैं। ये हक है जो एसोसिएशन से मिले गियर में और शील्ड पकड़े हुए हैं। किलमैन अभी भी मुंह खोले लड़के के आउटफिट के बारे में कमेंट करता है और हंग इंटरप्ट करता है कंफर्म करते हुए कि उसने सच में टैंकर बन लिया है। शॉक्ड होकर आदमी पूछता है कि ये सब एक ही दिन में कैसे हुआ। एम्बैरेस्ड और ब्लेटेंट लाई करते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो घर जाते हुए अवेकन हुआ। लीडर कहता है कि ये वाकई इंप्रेसिव है क्योंकि नेचुरल अवेकनिंग रेट्स ड्रास्टिकली घट गए हैं। अग्री करते हुए लड़का कहता है कि अगले दिन वो अपनी एबिलिटी का फाइनल टेस्ट देगा और जानना चाहता था कि क्या आदमी मदद कर सकता है। आदमी कहता है कि शायद वो कुछ सिखा नहीं पाए, लेकिन एक एडवाइस जरूर दे सकता है क्योंकि उसने पहले इस जॉब को शुरू किया था शील्ड उठाते हुए। वो पूछता है कि लड़के को पता है कि वो हमेशा शील्ड क्यों लेकर चलता है। फिर बताता है कि ये इसलिए नहीं कि वो टैंकर के रूप में अवेकन हुआ, बल्कि इसलिए कि उसने चूज किया क्योंकि मॉन्स्टर्स का सामना करते समय ऐसा समय आता है जब शरीर थक जाता है। इसीलिए लड़के को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो उसे रिकवर करने में मदद करेगा वो स्किल्स या स्टैट्स नहीं, बल्कि उसकी डिटर्मिनेशन है। एडवाइस लेने के बाद ग्रुप बैटलफील्ड की ओर बढ़ता है। हम देखते हैं कि जगह के केंद्र में एक मॉन्स्टर सो रहा है जो बेयर और आर्माडिलो का मिक्स लगता है। हिडन। लीडर पूछता है हंग से कि उसने प्रे का टाइप और लोकेशन आइडेंटिफाई किया क्या। लड़का कहता है हाँ, और ये ट्रू डेकर है। हंग कहता है कि इस केस में हम शुरू कर सकते हैं। फिर वो जेन डेजुन को मॉन्स्टर की लोकेशन चेक करने का आदेश देता है। बिना सोचे लड़का मैपिंग शुरू करता है। मैप की तरफ देखते हुए लीडर सभी को मॉन्स्टर टाइप बताता है। कहते हैं कि ये ट्रू डेकर्स हैं, मॉन्स्टर्स जिनकी अटैक पावर लो और मूवमेंट स्लो है, लेकिन डिफेंसिबिलिटी ई रैंक मॉन्स्टर जितनी हाई है। वरीड होकर क्वीन कहता है कि पता नहीं हमारी स्ट्रेंथ पर्याप्त है या नहीं। एक साथी कहता है कि फाइट शुरू भी नहीं हुई और उसे पहले से थकान लग रही है। दूसरा यंग मैन भी कंसर्न कहता है कि डर है कि मॉन्स्टर उसकी तरफ दौड़ेगा। इंकरेज करते हुए लीडर कहता है कि प्रे स्लो है और उसकी टीम वेटरन टीम्स में सबसे बेहतरीन है। अप्रोचिंग लंबी बाल वाली यंग वुमन जोक्स करती है कि हीलर के रूप में उसके लिए दिन ईजी लगेगा। हॉन्ग पूछता है जीएल से कि सभी ट्रैप्स रेडी हैं क्या, और लड़का कहता है हाँ, शील्ड उठाते हुए शूमिन और डोंग को फॉलो करने के लिए कहता है। हाइसू और हुक को वहीं रहना है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने कमांड समझ लिया। टीम के कुछ हिस्से को मूविंग देखते हुए वो सोचता है कि कुछ स्ट्रेंज है क्योंकि उसे यकीन है कि उसके फ्रेंड्स ग्रुप वाइप आउट होने का कारण दूसरे मॉन्स्टर की अपीयरेंस था, लेकिन अगर क्रीचर डुमिकी होता तो टीम हैंडल कर लेती। इसलिए उसे पता लगाना है कि सभी क्यों मर गए। चारों ओर देखते हुए लड़का कंक्लूड करता है कि कुछ डेफिनेटली सही नहीं लग रहा। बैटलफील्ड पे वापस टैंकर लीडर यिन से पूछता है कि सब रेडी है क्या, और वो कंफर्म करती है हाँ। आदमी फिर लड़की को ओपन फायर करने का आदेश देता है। यंग वुमन एरो शूट करती है और मॉन्स्टर की शेल को डायरेक्टली हिट करती है। फिर कहती है कि वो प्लान्ड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ प्रोसीड करेगी। खड़ी मॉन्स्टर फ्यूरियस दिखाती है और लीडर शाउटिंग करता है कि सभी फाइट के लिए तैयार हो जाएं। पास में उसके पार्टनर्स अफर्म करते हैं कि उन्होंने समझ लिया। क्रीचर सिर्फ 2 पैरों पर खड़ा होकर अटैक के लिए प्रिपेयर करता है। प्लान फॉलो करते हुए आर्चर शूटिंग शुरू करता है। 3 प्रिसाइज एरोज लैंड करते हैं। बेयर आर्माडिलो हाइब्रिड रोर करता है।
हिट महसूस करते हुए लड़का रियलाइज करता है कि उसने अच्छा काम किया। उसे बस पता नहीं था कि वो ज्यादा बोल रहा था, क्योंकि मॉन्स्टर तुरंत उसके फिस्ट से उसे हिट करता है और वॉल की तरफ फेंक देता है। वरीड होकर चीलमन शाउट करता है और डिसाइड करता है कि अब वो भी जाएगा, क्योंकि वो एंग्री है। जंप करते हुए लड़का मॉन्स्टर में अपनी सोर्ड ड्राइव करने के लिए तैयार होता है। शेल पे हिट करता है, स्पार्क्स उड़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ब्लो फेटल नहीं था और मॉन्स्टर अब उसे आइंग कर रहा है, स्क्रीम करता है। वो टीम को वार्न करता है कि क्रीचर की शेल बहुत हार्ड है और उसकी सोर्ड भी स्क्रैच नहीं कर सकी। टर्न करते हुए ट्रू डेकर लड़के पर फोकस करता है, जो फेंका गया था, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला। लड़का क्रीचर के शार्प क्लॉज से शील्ड करते हुए बचता है, लेकिन क्यूओंग भी उसके सामने स्टेप करता है और उसे बचाता है। शील्ड से एनिमी को अटैक करता है। सिर्फ इस ब्लो से मॉन्स्टर अपेरेंटली फिर सो जाता है, लेकिन ब्लिंक में उठकर खड़ा हो जाता है, शाउटिंग, क्लोज कॉम्बैट के लिए रेडी हो जाओ, जबकि यीजी और दोंगयुक डिस्टेंस से अटैक करें। फिर वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, ब्लू वेव्स क्रिएट करता है जो चारों ओर अपीयर होती हैं। क्रीचर रोर करता रहता है, लेकिन आदमी कॉन्फिडेंटली कहता है कि अब वो एग्रेसर मोड में फिनिश करेगा। अपनी पॉज का यूज करते हुए ट्रू डेकर लड़के को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ शील्ड हिट होती है। अचानक एरो उड़ती है और उसकी अटेंशन कैच करती है। आर्चर यी जैन को कहती है कि समय है। ऊपर से लड़की नॉन स्टॉप शूट करना शुरू करती है और मॉन्स्टर के फेस को हिट करती है। इरिटेटेड होकर क्रीचर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करता है और कर्ल होकर आर्माडिलो मोड एक्टिवेट करता है। एच उस समय चीमिन को मिली अटैक शुरू करने का ऑर्डर देता है। मॉन्स्टर के पीछे लड़का तुरंत ओबे करता है और बैक अटैक के लिए चार्ज करता है, जबकि लीडर फ्रंट से अटैक करता है। क्रीचर स्ट्राइक होती है। टैंकर सभी को ऑर्डर देता है कि बेसिक अटैक्स मेंटेन करें जब तक कि वह अगला कमांड न दे। प्रोटैगोनिस्ट का दोस्त भी अटैक करते हुए कहता है कि सिर्फ मॉन्स्टर की पीठ देखकर ही थकान महसूस हो रही है। हमारा लड़का मैदान में खड़ा सब कुछ दूर से देख और सुन रहा है। उसके पास खड़ी हीलर कहती है कि अगर ये काम कर गया तो हंट यहीं खत्म हो जाएगी। फिर बताती है कि वो भी शामिल होना चाहती है, क्योंकि असली डेकर्स अक्सर नहीं आते, साल में सिर्फ 1 या 2 बार। जैक पूछता है कि टीम ने कितनी बार ऐसे मॉन्स्टर का सामना किया है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है पिछले 5 महीनों में बस 3 बार। फिर कहती है कि लड़का बहुत ईगर लग रहा है और वो माफी मांगता है कि उसने इतने सवाल पूछे। युवती उसे एक डिवाइस ऑफर करती है और कहती है ये उसकी मदद करेगा। इसका नाम है जेरेमी M7। ये मेजरिंग डिवाइस जेरेमी कॉर्प ने डेवलप किया है और कल होने वाले टेस्ट के लिए उसे सब ऑब्जर्व और अब्सॉर्ब करने देगा। डिवाइस की लेंस आंखों पर रखते ही लड़के को महसूस होता है कि अब वो स्टैट्स एनालाइज कर सकता है। युवती बताती है कि रेफरेंस के लिए असली डेकर की हेल्थ 30,000 और शील्ड 50,000 होती है, जो किसी मॉन्स्टर के लिए काफी इंप्रेसिव है। कुक सोचता है कि इस मॉन्स्टर का शेल तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। अचानक ह्योंग नीम चिल्लाकर कहता है कि समस्या है, क्योंकि दूसरी ओर मौजूद चारों सदस्यों के लाइफ सिग्नल्स मैप से पूरी तरह गायब हो गए हैं। यंग पूछता है क्या वो कहना चाहता है कि सब एलिमिनेट हो गए। प्रोटैगोनिस्ट घबराकर पूछता है क्या जानकारी सही है। तभी दूर की स्ट्रक्चर हिलने लगती है। दीवारों में बड़े क्रैक्स पड़ते हैं। जोरदार क्रैश के साथ एक विशाल गड्ढा बनता है और सब समझ जाते हैं कि वो क्रीचर मैंटिस है, एक विशाल प्रे मैंटिस जिसकी क्लॉज खून से भरी हुई हैं। क्रीचर को नजदीक आते देख हमारा लड़का कहता है कि हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, अब भी लड़ाई में फंसे हुए। लीडर बेचैनी से पूछता है कि मॉन्स्टर उन तक पहुंचने में कितना समय लेगा। ठंडे अंदाज में ब्लॉन्ड लड़का कहता है ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। आदमी चिल्लाकर हुक और हैसो को तुरंत जगह खाली करने और छिपने का आदेश देता है। प्रोटैगोनिस्ट समझ जाता है कि वो ऑर्डर्स सुनते समय क्यों बेचैन महसूस कर रहा था। तुरंत एक्शन लेते हुए वो हीलर का हाथ पकड़कर कहता है कि उन्हें यहां से जल्दी निकलना होगा। घबराकर लड़की कहती है कि वो समझती है, लेकिन जब देखती है कि लड़का ह्योंग की तरफ बढ़ रहा है तो पूछती है वो कहां जा रहा है। लड़का जवाब देता है कि इतनी कम दूरी में भाग निकलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लीडर उन्हें आते देख पूछता है कि लड़का आदेश के बावजूद पीछे क्यों नहीं हट रहा। शील्ड हाथ में लिए वो कहता है ये ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर बहुत तेज है और ऊपर से असली डेकर भी मौजूद है। अगर दोनों मॉन्स्टर्स ने टीम बना ली तो हालात बेहद खराब होंगे और पूरी टीम खत्म हो जाएगी। मैंटिस खून से भरी आंखों के साथ हमला करने की तैयारी करता है। मॉन्स्टर के सामने खड़ा हमारा लड़का कहता है कि जब्बे कि अब बस जितनी देर हो सके टिकना ही ऑप्शन है। क्यूओंग घबराकर कहता है कि क्या वो पागल हो गया है, ये सोचकर कि सारे अवेकन टैंकर्स एक जैसे हैं जबकि वो सिर्फ रुकी है। दोनों की बहस के बीच मॉन्स्टर सामने से गरजता है। लीडर कहता है कि अगर कोई बिगिनर जिसने वर्चुअल कॉम्बैट भी नहीं देखा मैंटिस पर हमला करेगा तो उसकी बात बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि मैंटिस हमला कर देता है। मजबूरी में हक शील्ड से बचाव करता है और जवाब देता है कि वैसे भी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलने के बाद उसे लाइव कॉम्बैट में जाना ही होगा। टैंकर्स को सक्सीड करना ही होगा, चाहे रुकी हो। फुर्ती से लड़का दौड़ना शुरू करता है, जबकि मैंटिस उसके शील्ड पर वार करता रहता है। लड़का कूदकर जवाबी हमला करता है और मॉन्स्टर के सिर पर वार करता है। बाकी सब उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह जाते हैं। हुमिन कहता है इसे कि वो इडियट है, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि असली बैटल है जिसमें जान जा सकती है।
लेकिन प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि उसे पता है, पर उन्हें अब किसी और चीज की चिंता करनी चाहिए। असली डेकर जो उनके ठीक पीछे है, अगर उसे नहीं रोका गया तो सबका अंत हो जाएगा। बेयर आर्माडिलो मॉन्स्टर दोनों पर बेरहमी से हमला करता है। हंग शील्ड आगे करके वार रोकता है और जंगकुक से कहता है कि प्रोटैगोनिस्ट के साथ मिलकर टाइम खरीदो। तुरंत मानते हुए जंगकुक शील्ड थामकर उसके साथ जुड़ जाता है। लीडर केमन से कहता है कि वो रुके और मदद करे। अचानक क्रीचर ऐसा वार करता है कि आदमी दूर जा गिरता है। जमीन पर पड़ा वो गियल से कहता है कि तुरंत ट्रू डेकर पर बाइंडिंग ट्रैप चलाए। गियल बिना हिचके ट्रैप छोड़ता है। ट्रैप तेजी से घूमते हुए मॉन्स्टर की टांगों में जकड़ जाता है। लड़का चिल्लाता है कि ये 5 मिनट तक काम करेगा। उठते हुए लीडर सोचता है कि सामने ये मॉन्स्टर और पीछे मैंटिस, बचने का रास्ता बंद है। हालात बेहद खराब हैं। उसके साथ दूसरा लड़का हर 5 सेकंड में तीर चलाता है, लेकिन जायंट मैंटिस पर कोई असर नहीं होता। हमारा लड़का हार नहीं मानता और फिर वार करता है, जिससे क्रीचर लाल आंखों से उसकी ओर देखता है। अचानक कुछ उसके सिर पर लगता है। खुद लड़का भी हैरान होता है। ऊपर से आर्चर सुई जिन की तारीफ करता है, लेकिन लड़की कहती है कॉम्प्लीमेंट्स का वक्त नहीं है। मैंटिस तुरंत समझ जाता है वार कहां से आया और सीधा लड़की की तरफ बढ़ जाता है। हक चिल्लाकर उसे भागने को कहता है, लेकिन अब देर हो चुकी है। मैंटिस की टांग उसकी खिड़की पर पहुंच चुकी है। सीधा वार लड़की को लगता है और वो बुरी तरह घायल हो जाती है। नीचे खड़ा आर्चर उसका नाम चिल्लाता है और लगातार तीर चलाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो डरता है कि अब सब खत्म हो गया। चिंतित हीलर प्रोटैगोनिस्ट से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। लड़का अपनी ब्रेसलेट पर नजर डालता है और सोचता है कि वो केयरलेस हो गया था। वो रातों रात स्ट्रांग नहीं हो सकता। शील्ड अटैक 2 बार करने से आर्टिफैक्ट एक्टिवेट नहीं रहेगा। सिस्टम चेक करते हुए सोचता है कि ब्रेसलेट की इफेक्टिवनेस 50% बढ़ाने के लिए स्किल्स का इस्तेमाल करे। ये रिस्की होगा, पर और कोई रास्ता नहीं है। वो तय करता है करना ही होगा, चाहे कीमत कितनी भी हो। नीली लहरें उसके शरीर से फैलने लगती हैं। टूटी खिड़की पर पहुंचती हैं, जहां मैंटिस लड़की को खत्म करने वाला है। घायल लड़की भाग नहीं सकती। हक पूरी ताकत से उम्मीद करता है कि उसका एक्शन मॉन्स्टर का ध्यान खींचेगा। हीलर सोचती है कि उसे भी कुछ करना होगा। वो भागती है और लड़के को अकेला छोड़ देती है। हक समझता है कि उसकी स्ट्रैटेजी काम कर गई। लीडर यी जिन से कहता है कि वो वहां से निकल जाए, लेकिन हक कहता है लड़की ठीक होगी। हान पूछता है कि वो ऐसा कैसे कह सकता है। लड़का जवाब देता है कि उसने मॉन्स्टर को उसकी तरफ से हटाया है। आदमी यकीन नहीं करता और पूछता है क्या कह रहा है, लेकिन लड़का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो पहले ही मैंटिस पर वार करने के लिए दौड़ चुका है। शील्ड से हमला करते हुए सोचता है कि सिर्फ बेसिक अटैक से एबिलिटी एक्टिव रखना रिस्क है। अब उसे कॉपीड स्किल्स का इस्तेमाल करना ही होगा। वो डिस्ट्रक्टिव बॉडी और नेगोशिएटर स्किल एक्टिवेट करता है। जायंट मैंटिस लगभग उसे मार देता है, लेकिन वो कूद कर बच जाता है। स्किल्स एक्टिव होते ही हक कहता है कि अब उसकी बेसिक अटैक डैमेज किसी डीलर के बराबर है। अचानक उसके शरीर पर एक सेंसेशन हावी हो जाता है। मुस्कुराते हुए वो सोचता है कि ये उसने रिग्रेशन से पहले कई बार महसूस किया था, जैसे उसकी सारी सेल्स जाग उठी हों, जैसे तब हुआ था जब वो विलन बना था, और इसी सेंसेशन ने उसे विलन्स में 8वें नंबर तक पहुंचाया था। इस सेंसेशन का नाम है हाइपर परसेप्शन। हमारा लड़का अब अपने पुराने सेंस के साथ अटैक करता है। उसकी ताकत से मैंटिस की टांगें दरकने लगती हैं। बिल्डिंग के अंदर यिन खड़ी हो पाती है, लेकिन हथियार उठाते ही उसका मेन पार्ट एरो हाथ से छूट जाता है, क्योंकि हाथ की गहरी चोट से बहुत सारा खून बह रहा है और उसकी ताकत खत्म हो रही है। अचानक हाइसू प्रकट होती है और अपनी पावर से दोस्त को हील करना शुरू करती है। वो कहती है कि चिल्लाना मत, क्योंकि उससे उसका ध्यान भटकता है। आर्चर कहता है कि उसे हक की मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी हीलिंग, लेकिन हाइसू कहती है कि लड़का ठीक रहेगा और जब तक उसकी हेल्थ फुल है वो कुछ नहीं कर सकती।